साथियों नमस्कार। जाति में ही शादी होना, यानी कि कोई इंसान अपने बच्चों की शादी करे तो अपने ही जाति में करनी चाहिए या उसे दूसरी जाति में भी कर देनी चाहिए। आज का लाइव का मैंने टॉपिक यही डाला था, लेकिन कुछ साथियों के सुझाव आए मेरे पास, कॉल्स आई। उन्होंने कहा कि सर पहले आप लिव इन रिलेशन जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। तो आज हम इन दोनों विषयों को मिक्स करते हुए इस लाइव चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हमारा मैसेज पूरे देश में फैल जाए, क्योंकि आज हालात देश के इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसमें आम आदमी की भूमिका बहुत आवश्यक है और जब तक आम आदमी इस चीज पर एक्शन नहीं लेगा साथियों, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। आज पहले लिव इन रिलेशन के ऊपर बात स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाती है, लड़के की आयु 21 वर्ष हो जाती है, तो कानूनन रूप से वो शादी कर सकते हैं। उनकी जाति कुछ हो, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें परमिशन देता है, इसमें उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे एक गांव के हैं, एक परिवार के हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, बस उनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का जो कानून लेके आए, बहुत अच्छी बात है, ताकि उन्हें अपना करियर बनाने के लिए और ज्यादा समय मिले और वो अपना करियर और बेहतरीन तरीके से बना सके। लेकिन साथियों, इसमें सोचने की और भी बहुत सारी बातें हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ये बात आप केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचाए, ताकि इस विषय पर मंथन हो सके। साथियों, 21 वर्ष लड़की की एज कर दी है मोदी जी ने अपने हिसाब से, बट अभी तक ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी 18 वर्ष ही है। 18 वर्ष की लड़की शादी कर सकती है, 21 वर्ष का लड़का है वो शादी कर सकता है, इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं और किसी बात का उन्हें कोई खतरा नहीं है। सरकार उन्हें सेफ्टी देती है। बहुत सारे लोग इस बात पर ये कमेंट भी करेंगे कि आप समाज को गुमराह नहीं, मतलब कि आप ज्यादा इन चीजों का प्रचलन बढ़ा रहे हैं कि जिनको पता नहीं है उन्हें भी पता चल जाएगा। तो साथियों, आज की डेट में इतना इनोसेंट कोई भी नहीं है कि इन बातों का किसी को न पता हो। हर किसी को पता है। अब बात ये है कि ये जो लिव इन रिलेशन है ये क्या है। लिव इन रिलेशन का मतलब ये है साथियों कि 16 वर्ष की लड़की किसी भी मर्द के साथ रह सकती है कानूनी अधिकार लेकर। तो अब एक बात बताएं कि ये लिव इन रिलेशन मैरिज है या क्या है। एक 16 वर्ष की लड़की किसी भी मर्द के साथ रह सकती है
और वो उससे फिजिकल रिलेशन भी बना सकती है, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट शी कैन बियर ए बेबी। यानी कि वो किसी मर्द के साथ रह सकती है, शारीरिक संबंध बना सकती है, और शारीरिक संबंध के दौरान अगर वो गर्भवती हो जाती है तो वह बच्चा भी पैदा कर सकती है, और उस बच्चे को पूरे राइट्स मिलेंगे, पूरे अधिकार मिलेंगे। तो इसका मतलब तो ये सीधा सीधा हुआ कि ये भी एक शादी ही हुई है, क्योंकि शादी में क्या होता है, शादी में भी तो ऐसा ही होता है। तो या तो इस लिव इन रिलेशन को खत्म कर देना चाहिए, या फिर इसकी भी जो एज है वो मिनिमम 21 वर्ष कर देनी चाहिए। मैं तो खत्म करने का ही सुझाव दूंगा, क्योंकि लिव इन रिलेशन और विवाह बंधन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे देश में ये वेस्टर्न कल्चर घुस गई है, इसको बाहर अगर हमने धकेलना है, रूट आउट करना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो साथियों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ज्यादा जरूरी है इस कानून का खात्मा करवाना, क्योंकि इस कानून ने हमारे देश में करोड़ों घरों को उजाड़ दिया है। अब लिव इन रिलेशन की दूसरी कंडीशंस भी सुनिए। अगर कोई शादीशुदा महिला है, अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसके अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं है या अच्छे संबंध है, तो भी वह किसी अन्य पुरुष के साथ बिना डिवोर्स लिए, बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशन में रह सकती है। यानी कि एक महिला पति के होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकती है, कानून उसे अनुमति देता है। तो साथियों इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, और बाबा साहब ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी बिल्कुल ही इनके चंगुल में फंस जाए, और बहुत सारे आदमी इनके चंगुल में फंस चुके हैं। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुका हूं। आप भी गूगल पर स्टडी कर सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। जिन लोगों का कोर्ट कचहरियों का वास्ता पड़ चुका है या पड़ रहा है, वो सभी जानते हैं कि इस देश में की हालात किस कदर खराब हो चुकी है, और जो जुडिशरी सिस्टम है वो कितना खराब हो चुका है। अब बात करते हैं साथियों लव मैरिज के ऊपर, क्योंकि एक तरफ तो हमारे दिमाग में कास्टिज्म का भूत सवार है कि हम हमारे बच्चों के लिए अपने ही कास्ट में रिश्ता करना पसंद करते हैं। पहली बात तो ये परंपरा क्यों आई कि अपनी ही जाति में शादी करनी है। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं हर लाइव में कई बार मैं बता चुका हूं कि जो कास्ट आई है, ये कास्ट हमारी कर्म के अनुसार आई।
ये जातियां किसी ने नहीं बनाई, ये ऑटोमेटिक बनती गई। और उन जातियों में भी हमने उनको भी ऊंच नीच में बांट दिया। यानी कि आप चाहे किसी भी जाति को उठाएं, सबसे बड़ी जाति हम ब्राह्मण मानते हैं। खुद ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच है। ब्राह्मण में भी ऊंच नीच है कि ये छोटा पुरोहित है, ये बड़ा पुरोहित है। हर कास्ट में है डियर फ्रेंड्स ये चीजें। जाटों में भी है कि ये हमसे छोटे जाट हैं, हम बड़े जाट हैं। चमारों में भी है। कहने का मतलब हर कास्ट में हमने अपने से छोटा ढूंढने की कोशिश की है। यानी कि कास्ट बन गई, कर्म के अनुसार, कहते हैं कि कर्म के अनुसार कास्ट बन गई, चलो बन गई। फिर उसमें भी उसके भी पार्ट हो गए कि ये मेरे से नीचा है, ये मेरे से नीचा है, ये मेरे से नीचा है। यानी कि मैं बड़ा पुरोहित हूं, ये मुझसे छोटा पुरोहित है, ये त्यागी पुरोहित है। आपने त्यागी ब्राह्मण सुने होंगे। और इधर एक साइड जो राजनीति करते हैं लोग, वो सारा का सारा ठीकरा ब्राह्मण के ऊपर फोड़ रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। वो बेचारे खुद ही ऊंच नीच से परेशान हैं। वो खुद ही परेशान है, आपको क्या वो परेशान करेंगे। और एक थ्योरी और साथियों हमारे देश में चलाई गई, जिस थ्योरी को विश्व प्रख्यात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार नहीं किया। कौन सी थ्योरी? आर्यन थ्योरी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे फेसबुक पर लिखते हैं मूल निवासी। आर्य बाहर से आए हैं, यूक्रेशिया से आए हैं, हम यहां के मूल निवासी हैं। इस थ्योरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी स्वीकार नहीं किया। यह थ्योरी बिल्कुल झूठी है, लेकिन इसको थोपा जा रहा है और ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। साथियों, हमारे देश का नाम ही आर्यव्रत हुआ करता था और हमारे देश की कोई आज नई पहचान नहीं है कि हमारा देश अभी कोई 500-700 साल पुराना देश हो। जैसा कि हमें पढ़ाया गया है कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की, जो एक पुर्तगाली थे। नहीं भैया, वहां से हमारा देश स्टार्ट नहीं होता। ये हमारे दिमाग में इतिहास गलत ठूस दिया गया है, गलत पढ़ाया गया है। आज हम उसी विषय पर पुनः लौट कर आते हैं अभी जस्ट शादी के ऊपर कि क्या अपनी जात में ही शादी करनी चाहिए। पहले जात की जात में शादी करते थे, लेकिन उस समय जात की कोई रिटर्न में नहीं थी साथियों। आदमी पहले घुमंतु थे, अपने समूह में घूमते थे। जैसे कि पशुओं का भी समूह होता है, पक्षियों का भी समूह होता है। जंगलों में रहते थे, जंगल होते थे तो कंदमूल खाते थे। उसके बाद साथियों शिकार का भी जमाना आया।
आग का आविष्कार भी हुआ। आदमियों ने भी शिकार किए हैं जानवरों के, और पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर वो भून कर खाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, कृषि करने लगे। धीरे 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 सेटल होने लगे, यानी कि बसने लगे। एक कबीला कहो, समूह कहो, इस तरह से बस जाते थे। उनके गोत्र बनने लगे, उनके आपस में लाड प्यार होने लगे, और उनके आपस में दुश्मनाई भी होने लगी। एरिया बंटने लगा। तो साथियों, ये चीजें ऐसा नहीं है कि आज बनी है ये चीजें। एरिया पशु भी बांटते हैं। आप देखते होंगे कि गली का, आपकी गली का कुत्ता है, अगर कोई दूसरी गली का कुत्ता उसमें घुस जाता है तो उस कुत्ते के साथ आपकी गली के कुत्ते क्या हाल करते हैं। हालांकि आपकी गली के कुत्तों ने कोई वहां पे प्लाट नहीं कटवा रखे, लेकिन फिर भी वो अपना एरिया मानते हैं कि ये एरिया हमारा है। तो जब पशुओं में, पक्षियों में ये चीजें हैं, तो आदमी में तो बहुत ज्यादा दिमाग है, इनमें भी ये चीजें रही होंगी। तो साथियों, वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर करते रहें। किसी का कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो गोत्र बनते गए साथियों। उसके बाद ऋषि कुल व्यवस्था आई। ऋषि महर्षि हुए। उन्होंने, जांगड़ा जी, जय श्री राम। ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने ध्यान किया। और साथियों, उन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने संतान पैदा नहीं की, उन्होंने संतान पैदा भी की, लेकिन सिस्टम आगे चलता गया और उनके वंशज, यानी कि बढ़ते गए, और उन्हीं के नाम से गोत्र चलते बढ़ने स्टार्ट हुए। फिर मात्र ये नहीं है कि ऋषि महर्षियों के नाम से ही गोत्र है। गोत्रों के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। व्यक्ति के गुण, व्यक्ति के दोष, व्यक्ति का स्थान, इनके नाम से भी गोत्र बने। और फिर धीरे धीरे काम है, नई नई रिसर्च होती गई कामों की। किसी ने लकड़ी का काम शुरू कर दिया, किसी ने मिट्टी का काम शुरू कर दिया, घड़ा बना दिया, कुम्हार कहलाने लगा। किसी ने लोहे का काम शुरू कर दिया, खेती करने के लिए जो हल होता था उसमें लकड़ी और लोहा दोनों यूज होते थे। किसी ने उसमें एक बढ़ई आ गया, एक लोहार आ गया। और साथियों, जैसा कि मैं बात करूं चमड़े की, तो चमड़ा, कोई अभी से चमड़े का उपयोग नहीं हो रहा। राजे महाराजे, यानी कि आपने महाभारत देखी होगी, घोड़ों पर लड़ाई हुई, घोड़ों के पीठ के ऊपर एक काठी रखी जाती है,
चमड़े का उपयोग होता था, वो कपड़े भी पहनते थे, यानी कि कपड़े का आविष्कार भी हुआ, किसी ने कपड़ा भी बुना होगा, किसी ने सोने का काम भी किया होगा, राजा महाराजाओं के लिए मुकुट भी बनाए होंगे। तो ऐसे करके जो जैसा काम करता गया वैसे ही जातियां बढ़ती चली गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी जातियां कर्म के अनुसार ही बनी, बहुत सारी जाति गुण दोष पर भी बन गई। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सोसाइटी है, कोई एक गांव है, कोई एक गढ़ी है, उसमें किसी ने गलत काम कर दिया तो गांव वालों के में मतलब जो मुखिया होते थे या जो उन्हें कुछ भी कहें आप कि कोई तो न्याय व्यवस्था तो उस समय भी थी, भाई इसे क्या सजा दी जाए, भाई इसे गांव से जाति से निष्कासित कर दिया जाए, गांव में इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, ऐसी सजाएं होती थी। इसको ये करना है कि ये इसने शमशान घाट में मुर्दे जलाने हैं, ये चंडाल है। फिर उसकी जो संतानें हुई वो सारी चंडाल कहलाने लगी और धीरे धीरे चंडाल एक जाति बन गई। किसी ने सांप पकड़ लिया, वो सपेरा बन गया। अब किसी ने ये कहा हुआ ये सपेरा है यार, इसने सांप पकड़ लिया, भाई इसने अच्छा काम नहीं किया, हम सांपों की पूजा करते हैं, इसे सपेरा बोलो। फिर उसकी संतानें फिर सपेरा कहलाने लगी, वो भी सांप पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो साथियों ऐसे ही चलता गया, लेकिन कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है इन चीजों का कि भी किसी जन्म के आधार पे किसी की कोई जाति बनी हो। किसी की कोई जाति नहीं बनी, जन्म के आधार पर किसी की कोई जाति नहीं थी। ऐसा ही अगर मैं मनुस्मृति की बात करूं जिसमें ओनली 4 वर्ण थे, वो वर्ण भी जाति के आधार पर नहीं थे, वो भी कैलिबर के अनुसार थे, यानी कि जिसमें जैसी योग्यता है वैसे ही वर्ण में वो चला जाता था। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी थे, महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण वर्ण में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या की महर्षि वाल्मीकि ने। और उनका वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने तपस्या इतनी की थी पेड़ के नीचे बैठकर कि जो दिमक होता, दिमक पूरे शरीर के ऊपर को दिमक लग गया था, यानी कि उसे बांबी बोलते। बांबी, बांबी आपने भी देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी तो आपके बाप ने या आपके दादा ने पक्की देखी होगी। बांबी, बांबियों में सांप रहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो उनके शरीर पर इतना दिमक लग गया कि उन्हें बांबी कहने लगे। लेकिन वहां पर वो रत्नाकर ठाकुर बैठे थे, सॉरी डाकू। जब उन्हें ज्ञान हुआ वो खड़े हुए तो बांबी से वाल्मीकि निकलते और वो उसी समय ब्राह्मण वर्ण में चले जाते, क्योंकि जातिगत कुछ था ही नहीं। जिसमें जो था कैलिबर था। हमें बहुत कुछ गलत पढ़ाया गया है, बहुत कुछ गलत दिखाया गया है। टीवी सीरियल्स के माध्यम से हमें बहुत कुछ गलत दिखाया गया है, ताकि हमारे धर्म का नाश कर दिया जाए, हमारे ऋषि महर्षियों के ज्ञान से हमें दूर रखा जाए। अगर इतना ही जातिवाद होता तो वाल्मीकि जी को महर्षि की उपाधि नहीं मिलती, भगवान की उपाधि नहीं मिलती।
भगवान वाल्मीकि भी बोलते हैं और महर्षि वाल्मीकि भी बोलते हैं। तो जन्मगत कुछ नहीं था ही नहीं कुछ भी। फिर साथियों सोसाइटी आगे बढ़ती गई, जैसे महाभारत हुआ, महाभारत में पूरे देश में तहस नहस हो गई थी। आप सभी को पता होगा, आपने महाभारत देखी होगी। लेकिन जिस नजरिए से महाभारत को दिखाया गया उसमें भी बहुत कुछ हम लोगों ने गलत परसीव किया है, बहुत कुछ गलत पढ़ाया गया है। और हमारे देश में तो डियर फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, लक्ष्मण और माता सीता के भी गलत संबंध पढ़ाए गए हैं हमारे देश में, ताकि हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया जाए। क्या पढ़ाया जाता था कि जो लक्ष्मण है, ये डियर फ्रेंड्स मैं यूनिवर्सिटीज का रेफरेंस दे रहा हूं, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये चीजें पढ़ाई गई हैं कि जो लक्ष्मण थे वो अपनी पत्नी को छोड़कर इसलिए चले गए उनके साथ क्योंकि उनके सीता के साथ गलत संबंध थे। ऐसी चीजें हमारे देश के बच्चों को पढ़ाई गई है। तो साथियों, बहुत सारे लोगों ने हमारे धर्म को तोड़ने की खूब कोशिश की, इतनी कोशिश की, अथाह प्रयास किया कि इन चीजों को मिटा दिया जाए। बट ये सनातन है, नहीं मिटेगा। और अब तो मिटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो साथियों, जो मेरा जो प्रयास है, मैं जो मानता हूं कि जो कास्ट लिखी हुई है सर्टिफिकेट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, जहां भी, उन कास्टों को मिटा दिया जाए, क्योंकि उन कास्टों का कोई महत्व नहीं है। अपनी जो पहचान है वो पहचान हमारे पूर्वजों के नाम से होनी चाहिए। कास्ट हमारी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि कास्ट मतलब 36 बिरादरी है। कौन सी 36 बिरादरी? कोई गिना सकता? 36 बिरादरी है। 4,500 जातियां तो यहां पे ब्रिटिश वालों ने सर्च कर ली थी, 4,500 जातियां। हम यहां 36 बिरादरी के चक्कर में बैठे हैं। यहां हरियाणा और पंजाब में जो भी लोग राजनीति करते हैं, 36 बिरादरी का साझा नेता, उसे पता ही नहीं 36 बिरादरी है कौन सी, और वो 36 बिरादरी लिख क्यों रहा है। और जब वोट मांगते हैं, पर्सनली किसी घर में जाएंगे, अपनी तो एक जात है, अपनी तो एक जात है, सारे एक जात वाले इकट्ठे हो जाओ। इसीलिए तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। तो इसमें साथियों समय लगेगा। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने ये चीजें बनाई। क्यों बनाई? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स क्यों बनाए? क्योंकि उस समय और कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने सन 1872 में इन चीजों को जन्मगत कर दिया कि अगर आपके पिता इस जाति के हैं, उनकी जो संतान होगी वो भी उसी जाति की होगी। फिर बेशक वो चाहे कोई भी काम करे,
आज हमारे गोत्र हर जाति में क्यों मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो मैं मेन जो गोत्र बताता हूं, गोत्र नहीं वो वंश है, वंश। क्योंकि जो बहुत ब्रॉड अवस्था में फैल जाता है, यानी कि जिसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, उसे डायनेस्टी बोलते हैं, वंश बोलते हैं। चौहान वंश है। और चौहान गोत्र के व्यक्ति मेरे को यह बता दे कि कौन सी कास्ट में नहीं है। हर कास्ट में, हर जाति में है। और अगर मैं ब्राह्मण समुदाय की बात करूं, डियर फ्रेंड्स, ब्राह्मण समुदाय की अगर मैं बात करूं तो इनके जो गोत्र हैं, इनके गोत्र भी अन्य जातियों से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसका कारण क्या है? सपोज करें कि मान लिया कि कोई कश्यप ऋषि की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि का गोत्र पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा, जो हर कास्ट में मिलेगा आपको कश्यप। तो अब जो हमारा खान पान है, हम शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। और पहले क्या था कि जो मांसाहारी होते थे, मांसाहारी मीन्स कि उन्हें शिकार करना, ऐसे पशु पालना, उनका मांस खाना अच्छा लगता था, मांसाहारी थे, उन्हें निम्न कैटेगरी में रख दिया गया। और जो शाकाहारी थे वो उच्च कैटेगरी में आ गए। लेकिन आज तो ये सिस्टम ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल टोटली रूप से ये सिस्टम चेंज हो चुका है। तो आज हम कौन सी कास्ट की बात करते हैं? आज कौन सी जाति ऐसी है जो नॉन वेजिटेरियन न हो, जो मांसाहारी न हो? हर कास्ट में आपको मांसाहारी मिलेंगे। तो इट मीन्स कि सारे ही नीच है। फिर उस कौन बच गया? सिर्फ कागजों में परमानेंट अब ये जाति लिखी गई कि जन्म के आधार पे अगर ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो ब्राह्मण ही है, चाहे उसे जो धर्म ग्रंथ को छोड़िए, चाहे संस्कृत का पहला ए भी नहीं आता हो, भी ये विद्वान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स। और ब्राह्मण कोई जाति है भी नहीं। इसे पता नहीं आज तक ब्राह्मण जाति से क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण जाति है ही नहीं, ब्राह्मण सिर्फ वर्ण था। जैसे कि मनुस्मृति में 4 वर्ण थे मात्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण किसे कहते थे? जिसमें ज्ञान हो, जिससे ब्रह्म की नॉलेज हो, जो अध्यापन का कार्य करते थे, जो पढ़ाते थे गुरुकुलों में, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। वो वर्ण था, वो जाति नहीं थी। बहुत सारे लोग भारत की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि पहले जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। ये आपके सामने
जीता जागता तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपने सुना सुनाया एग्जाम्पल दूंगा। चंद्रगुप्त क्या थे? किसी सेठ के वहां नौकर थे, लकड़ी ढोते थे, गुलाम थे वो। उनकी गुलामी चाणक्य जी ने वहां से छुड़वाई थी। चाणक्य तो ब्राह्मण थे और चाणक्य ने ही उन्हें मगध का राजा बनाया। जो कहते हैं पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो चंद्रगुप्त की विद्या तक्षशिला विद्यापीठ में हुई थी, जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। कौन लेके गया था? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। तो हमारे दिमाग में ये चीजें क्यों डाली जाती है कि ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया? किसी ने किसी को नहीं रोका। हाँ, मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग तो होते ही हैं, वो आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे, जो बेकार प्रवृत्ति के होते हैं, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। आज अगर सारे लोग सही हो जाएं, सारे लोग ईमानदार हो जाएं, तो देश नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो पुलिस क्या करेगी? फिर पुलिस वाले की छुट्टी। अगर एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ेगा तो फौज वालों की छुट्टी। अगर कोई बीमार नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर्स की छुट्टी, वकीलों की छुट्टी। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें तो हमेशा रहनी है, लेकिन कम से कम सच्चाई को तो एक्सेप्ट करो। हमारे जो दलित अपने आप को दलित चिंतक बोलते हैं कि हम दलित चिंतक हैं। रविदास जयंती आएगी। रविदास जी महाराज के कौन गुरु थे? उनका कभी फोटो नहीं रखते, नहीं रखते डियर फ्रेंड्स। आपने अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। रविदास जयंती आएगी तो फोटो रखा मिलेगा बराबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब वो एक संत व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? वो कितने पहले हो चुके हैं? रविदास जी महाराज। अंबेडकर आज से लगभग ये माने कि 1891 में जन्म हुआ था। वो उनसे 500 साल पहले हो चुके हैं। यानी कि जातिवाद को बढ़ावा दो। और ये काम कौन कर रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दो। अब रविदास जयंती पर उनके गुरु का फोटो क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि रविदास जी महाराज के गुरु ब्राह्मण थे। अब अगर एक ब्राह्मण की फोटो रख ले तो फिर इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो ब्राह्मणों को गाली दे दी कि ब्राह्मणों ने हमारा सत्यानाश कर दिया, जबकि रविदास जी महाराज एक ब्राह्मण गुरु के शिष्य। अब आती है बात कबीरदास जी महाराज। उनकी जयंती आती है तो साथियों, उनकी जयंती पर क्या आपने कभी उनके गुरु का फोटो देखा? नहीं देखा। कहीं कहीं आपको अंबेडकर का फोटो मिल सकता है बराबर में रखा हुआ, बट उनके गुरु का फोटो नहीं रखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके गुरु भी ब्राह्मण थे। रविदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज दोनों के गुरु एक ही थे।
परमानंद जी, जो कि ब्राह्मण थे, फोटो नहीं रखेंगे। क्यों? गुरु का फोटो रखते नहीं, प्रचार करते हैं, समाज के सामने सच्चाई बताते नहीं। सच्चाई क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आएगी, फोटो रखेंगे रविदास जी महाराज का, कबीरदास का भी नहीं रखते ये लोग। भी सीधा सीधा कि ये हमारा आरस, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो सबके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब ब्राह्मणों के खिलाफ थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ब्राह्मण लड़की से शादी की थी। लेकिन सच्चाई समाज को नहीं बताएंगे, गुमराह करना है। गुमराह करने में इन्हें आनंद आता है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। जितनी आप वीडियो शेयर करेंगे उतना ही आई विल बी एम्पावर्ड, उतना ही हौसला होगा। तो साथियों, आज के अब इस टॉपिक पर आता हूं मैं कि क्या जाति में शादी करना सही है या दूसरी जाति में शादी कर देनी चाहिए। यह विषय मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि अगर किसी के पास पैसा है, वो चाहे किसी भी कास्ट का है और वो किसी भी कास्ट में शादी कर ले, उसका कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। फिर कहां मर जाती? फिर तुम्हारा जातिवाद कहां चला जाता है? फिर कहां मर जाते हो आप लोग? लेकिन अगर वही काम कोई गरीब कर दे तो उसका मर्डर हो जाता है, उसके शरीर को काट दिया जाता है और वृक्ष पे लटका दिया जाता है। अब पीछे या नारायण से जींद रोड पर पहला गांव आता है, गांव राजस्थल। राजस्थल में एक घटना घटी कि एक चमार के लड़के ने एक जाट की लड़की से शादी कर ली, तो उस चमार के लड़के के साथियों टुकड़े टुकड़े करके वृक्ष पर लटका देते हैं। यही इंसानियत है। और 12-13 दिन तक वो डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल हिसार में पड़ी रही। लोग आवाज उठाते रहे, पुलिस नहीं उठी गिरफ्तार करने के लिए। यह है देश का कानून। आज से ठीक लगभग 22-23 साल पहले, डियर फ्रेंड्स, मैं हिसार डोंगरा मोहल्ला में गया था। धानक समाज के वो व्यक्ति थे और उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी कर रखी थी और बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी। कोई कुछ नहीं कहने वाला था, बिकॉज उसके पास प्रॉपर्टी थी। राजगुरु मार्केट में दुकान है उनकी। यानी कि पैसा है तो कोई जाति नहीं, और गरीब है तो जान से मार दो। ये कौन से डबल कैरेक्टर में आप जी रहे हैं? कौन सा कैरेक्टर है ये? अगर मेरा जुगाड़ है, मैं किसी भी कास्ट में शादी कर सकता हूं और मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अगर मैं गरीब हूं तो मेरा मर्डर भी हो जाएगा, पुलिस भी नहीं उठेगी। मेरे गांव में मास्टर सुखविंदर कोका सच बोलता है। मेरे गांव में चमार के लड़के ने जाट की लड़की से शादी कर रखी। कोई बाल उखाड़ के दिखा दो, किसी में दम है तो फिर कहां मर जाती तुम्हारी ये जातिवाद? कहां चला जाता है?
कहां चला जाता है डियर फ्रेंड्स, फिर कहां चला जाता है। अब फिर या तो आप अमीरी और गरीबी देखो, और मैं तो ये कहता हूं कि देखना भी स्टैंडर्ड चाहिए। पहले जाति की जाति में शादी इसलिए होती थी क्योंकि सपोज करे कि कोई ब्राह्मण की लड़की है, कोई बनिए की लड़की है, उसकी शादी किसी ऐसे घराने में हो जाती है, सैंसी के घर हो जाती, बावरी के घर हो जाती। पहले की बात कर रहा हूं, अब कोई बुरा मत मान जाना। तो उनका खान पान मैच नहीं करेगा, उनकी बोली मैच नहीं करेगी, रहन सहन मैच नहीं करेगा। अगर आज कोई वाल्मीकि का लड़का आईएएस ऑफिसर है, अगर वो ब्राह्मण लड़की से शादी कर लेगा तो समाज क्या उखाड़ लेगा उसका, और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर है, वो सूर थोड़ा ही पालेगा, वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करेगा। आपको एक घटना बताता हूं मैं, मेरे हिसाब से नारनौंद हल्के की है। एक लड़की डीएसपी लग जाती है, एक्सक्यूज मी एसपी लगती है लड़की, और उसे, वो जनरल कास्ट से बिलोंग करती थी, उसे एक शेड्यूल्ड कास्ट के डीएसपी से शादी कर ली। पंचायतें होती, मैं नाक कटवा दी। लड़की का एक ही कहना था, अगर मैंने नाक कटवाई है तो आपके समाज में मेरे लायक कोई पति हो, मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं इसको अभी छोड़ती हूं। उठ उठ के घर चले गए सारे। डियर फ्रेंड्स, योग्य के साथ शादी करें। वो योग्य किसी भी शादी में कास्ट में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। कास्ट को तो छोड़िए, कास्ट का तो मैं मानता ही नहीं है कास्ट को। तो बचपन में एक चीज दिमाग में घुसेड़ दी गई, आदमी ने अपनी कास्ट नहीं छुपानी चाहिए। अरे जब कास्ट है ही नहीं, छुपाना क्या है। मेरे तो आज 47 साल की उम्र में समझ में आया है कि जब हमारी कास्ट ही नहीं है तो छुपाना क्या है। कास्ट नहीं है हमारी, कास्ट वो धंधे थे, धंधे आज धंधे बदल चुके हैं। पहले वाले धंधे कहां हैं बताओ। जब ये चीजें बदल चुकी हैं, आज चमड़े का काम कौन कर रहा है? बाटा लिबर्टी। क्या आप उन्हें समार बोल सकते हैं? डू यू हैव एनी कर्स टू से देम यू आर समार? कह सकते हैं? किसी में है ताकत? बिड़ला का कपड़े का इतना बड़ा कारोबार है, क्या आप उसे धानक या जुलाया बोल सकते हैं? क्या टाटा को आप लोहार बोल सकते हैं? क्या जिंदल को आप लोहार बोल सकते हैं, जिनका इतना बड़ा लोहे का काम है? जब काम के अनुसार जाति थी, वो काम छीन चुके हैं, तो ये जातियां क्यों नहीं छीन रही? इनके ऊपर क्यों ठप्पा लगाए बैठे हैं? कौन सा तुक बनता है इन चीजों का? अपने अहम में घूम रहे हैं। एक दिन ये कास्ट हटके रहेगी साथियों, और ये हटनी जरूरी है, क्योंकि कास्ट हमारी पहचान नहीं है। हमारा पहचान मात्र गोत्र है, क्योंकि ये गोत्र हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों के नाम से हमारे गोत्र हैं, या हमारे गुण दोष के अनुसार हमारे गोत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पराक्रमी ने, क्योंकि
जैसे कबीले या समुदाय में जब लोग रहते थे तो किसी व्यक्ति ने अगर सपोज करें कि शेर मार दिया, बड़ी बहादुरी का काम कर दिया, भाई शेर मार दिया, सी मारू भाई, मैं तो सी मारू, तो सी मार को वो दूसरे भी कहने लगे सी मारा कहूं भाई, मैं तो सी मारा कहूं, वो मतलब गोत्र बन गया। यानी कि गोत्र ऐसे ही बने हैं, गाड़ी के भी गोत्र बने हैं, एक निकम्मा जाम गया उसके भी गोत्र बन गए। ऋषि मुनियों के नाम से भी गोत्र बने। हमारे दादा तो क्या, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके नाम से भी हमारे गोत्र है। मारा पूर्वज ने नोड़ मारो, सॉरी सांप मारोड़ा, नोड़ हुआ मतलब सांप मार दिया, बोला नोड़ है नोड़। फिर जो उनकी औलादे थी वो कहने लगे नोड़ा का हुए, मैं तो किन का है, नोड़ा का है। राजस्थान की निकासी है और राजस्थान में सारे जाट नोड़ हैं लगभग। फिर उसका मॉडिफाई होता गया गोत्र, क्योंकि शब्दों का वो होता है साथियों, लैंग्वेज के हिसाब से बदलते रहते हैं ये चीजें। नोड़ तो नोलिया बन गए, फिर नोलिया बन गए, नवल बने बैठे हैं, राजस्थान वाले नोलिया बन गए, बात तो एक ही है। तो यह चीज ब्राह्मणा में भी है, यह चीज वाणिया में भी है। बोलो कास्ट का मैटर के रह गया। यानी कि हमारा जो वंश है उस वंश की पहचान करो, न कि कास्ट की। अब कुछ साल पहले बोला भाई जाट का जाएंगे मजदूरी करते हैं, शर्म आओ। और मनमोहन सिंह एक योजना लेके आए थे, नरेगा नाम था, बाद में मनरेगा पड़ा। सब तक खाते ज्यादा, जाटा ही ज्यादा है, और को नहीं आई शर्म। वहां शर्म नहीं आई कि अरे काम करने की शर्म के है। जाट का जन्म गया तो क्या हो गया, काम को नहीं करे। तू जाट का पैदा हो गया, तू काम को नहीं करे, इतनी हिम्मत है तेरी, काम को नहीं करे। काम करे बिना खाऊगा कि किसी का जन्म रहा हो, चाहे किसी भी कास्ट में पैदा हो ले, काम करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ो, बट वी विल हैव टू वर्क, काम करना पड़ेगा। इतनी ताकत नहीं है काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा, चोरी ठगी करेगा तो जूत ला देंगे। चाहे कमा के खा ले, चोरी ठगी करेगा तो एक न एक दिन फंसेगा। ये मानसिकता, वी विल हैव टू चेंज दिस मेंटेलिटी, बदलनी पड़ेगी। सुपोज करें कि मेरा जो काम है, भी मैं मान लिया कि एक यूट्यूबर, क्या ये एक जाति पहले थी? अब कोई और मतलब मैं अब फिलहाल तो मैरिड हूं, मान लिया मैं अनमैरिड होता तो मुझे कोई यूट्यूबर लड़की मिल जाती तो मैं उसकी कास्ट देखूंगा या मैं ये देखूंगा कि मैं भी यूट्यूबर हूं, ये भी यूट्यूबर, हम दोनों मिलके बहुत आगे तक जा सकते हैं। यही देखना चाहिए ना, या ये देखेंगे ये इसकी कास्ट क्या है। अब बहुत सारी कास्ट नई पैदा होगी। यूट्यूबर भी एक कास्ट है, के काम करा भाई यूट्यूबर है, के काम करा भाई पत्रकार हूं, के काम करा भाई मैं तो कॉमेडियन हूं, के काम करा मैं तो सिंगर हूं। अगर कोई बढ़िया सिंगर है, बढ़िया गाता है और आदमी है, उसे कोई लड़की मिल जाती है, उसकी भी बढ़िया आवाज है, तो उसने उसके साथ शादी करनी चाहिए या मना कर देना चाहिए, या उसकी जाति देखनी चाहिए? उसे उसके साथ शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी सिंगर है, तू भी सिंगर है, दोनों मिलके गाने गाओ,
लोगों का मनोरंजन करो और आगे बढ़ो। कास्ट के गोली मारो, क्या कास्ट है तुम्हारी? अब कास्ट वाली के साथ शादी कर ली, वह सिंगर को नहीं, आप सिंगर हो, आपने सिंगर बनानी पड़ेगी, आपकी घरवाली तंग पाओगी, दूसरी लड़की आ गई। ये तो लड़कियां चक्कर में है, झूठ बच गया, गृहस्थी नहीं चलेगी। दूसरी लड़की आएगी, पैसा भी लेगी, घर में लड़ाई भी मचेगी। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप सिंगर हैं तो आप सिंगर के साथ शादी करें, उसकी जाति मत देखें। मेरी बात बहुत सारे साथियों को बुरी लग सकती है, बट आई डोंट केयर, लगने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम धंधे बदल चुके हैं अपने का। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, वो आईएएस ऑफिसर के साथ शादी करे, दिक्कत क्या है? उसमें कास्ट कहां आड़े आ रही है? और कौन रोक देगा उन्हें? कौन उनका मर्डर करके ना पेड़ का लटका देगा? किसी में है ताकत? ये सारी गरीब के ऊपर है सारी चीजें। गरीब है तो उसको नीचे दबाओ। ऐसा ही लोगों ने मेरे साथ किया, यही कारण था। गोरा पुलिस बुला दी, बाउंडर कर दिया मास्टर ने, और हरियाणा की संस्कृति का धेला उठा दिया, यो कर दिया मास्टर ने। ऐसी शोभा को नहीं दी। शोभा देने में किसी का रेप कर रखा है मैंने, किसी की चोरी कर रखी है, किसी के पैसे ऐंठ रखे हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करी है। क्या कर रखा था मैंने? किस बात की पंचायत थी वो? भी ये लड़का ऊपर न बढ़ जाए, बिकॉज पैरेलल पावर अच्छी नहीं लगती। पैरेलल मतलब समांतर, कि एक गरीब घर का बेटा हमारे बराबर नहीं, उससे हमसे भी आगे कैसे जा रहा है? जिसमें कैलिबर होगा, जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें इंकरेजमेंट होगा, ही विल गो डेफिनेटली अहेड। कब तक रोकोगे? अमन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं रोक सकता। गोल्ड इज नेवर जंक्ड, सोने को जंग नहीं लगता। लोगों ने बहुत दबाने की कोशिश की, आज भी पूरी कोशिश में है। साथियों, जिसके अंदर दम होता है वो आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। मैं ये थोड़ा ही है, इन लोगों ने तो कर दिया, लड़की ले रखी, लड़की ले रखी। अरे मैं, मेरा काम नाटक बनाना, लड़की ले आऊंगा और क्या लेके आऊंगा? मैं रख नहीं सकता। क्यों? अच्छा उल्टा 5-5 लड़कियां ना ले घूमो। मास्टर तो रहे, मास्टर का घर एक लड़की आएगी, वह अच्छी को लग गई। क्यों? बिकॉज शी वॉज डाउन ट्रोडन गर्ल, क्योंकि वो बहुत दबी कुचली लड़की थी। अगर अच्छे घराने से होती ना तो तुम्हारी खाल काट देते लोग। लेकिन मैं पाड़ के छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमने। डियर फ्रेंड्स, आई हैव ओनली एजुकेशन, शिक्षा है सिर्फ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आजकल यही चीज कहां लिख दी? शराब के ठेकों पर शेरनी का दूध यहां मिलता है। और जो ये कहते हैं ना जय भीम जय भारत, वो कौन सा दूध पीते हैं? ठेके वाला। किताबें कभी पढ़ते नहीं। मास्टर सुखविंदर खोखा इस उम्र में भी रात को 8-10 घंटे पढ़ता है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि पढ़ाई ही आपको बचाएगी। नहीं, लोग बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है।
तो साथियों अब आते हैं लिव इन रिलेशन क्या है। लिव इन रिलेशन का मतलब सीधा सीधा एक ढूंढ उजाड़ने की राही बना दी कि एक 16 वर्ष की लड़की किसी भी मर्द के साथ रह सकती है लिव इन रिलेशन में। वो उसके साथ संबंध भी बना सकती है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स इफ सी gets pregnant she can bear a baby and the same baby will get all the rights। यानी कि वो रह सकती है, संबंध बना सकती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा पैदा कर सकती है और उसी बच्चे को सारे अधिकार भी मिलेंगे। तो शादी में और लिव इन रिलेशन में फिर फर्क क्या रहेगा? फिर यहां ये कहने की क्या जरूरत है 18 साल की लड़की शादी करेगी, 21 साल की लड़की शादी करेगी। दूसरी बात कि एक शादीशुदा महिला बिना तलाक लिए भी किसी दूसरे मर्द के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकती है। दैट्स वुमेन एम्पावरमेंट। ये है महिला सशक्तिकरण। तो आदमी क्या करेगा? आदमी की पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ रह सकती है और आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो करेगा क्या? ही विल डेफिनेटली डू सुसाइड। वे 100% मरेगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो रख नहीं सकता, औरत रख सकती है। डियर फ्रेंड्स, कितना गलत कानून है ये, और पूरा देश चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है। और इस कानून ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, पूरे देश में करोड़ों घर उजाड़ दिए। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और इस कानून को खत्म करवाने में एक समाज का साथ दे। मैं ये नहीं कहता मेरा साथ दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कुछ नौबत नहीं आई हुई। मैं समाज के लिए जीता हूं, मेरे ऊपर कोई आफत नहीं आ पड़ी कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं इन चीजों से। लेकिन जैसा कि बहुत सारे साथी जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जीता हूं, मानवता के लिए जीता हूं, अपने घर के लिए मैं नहीं जीता। मैं बहुत बार बता चुका हूं और बहुत सारे साथी मुझे जानते भी हैं। मुझे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है कि मैंने भाई लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने हैं। डियर फ्रेंड्स, I have already earned crores of rupees and donated all my earnings to the poor students। मैंने पहले ही करोड़ों रुपए कमाए हैं और सारी कमाई गरीब बच्चों को दान कर दी है। आगे भी अगर कोई कमाई होगी तो वो कमाई मेरे बेटे के लिए नहीं होगी, मेरे घर के लिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत सारे साथी जानते भी हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैंने जो किया है, मैं उस फल की इच्छा आपसे नहीं रखता। आप मुझे दे भी क्या सकते हैं। जो चीज, जो वस्तु, जो मटेरियल, जो ब्लेसिंग
जो नॉलेज, जो कर्ज, यानी कर्ज का मतलब उत्साह, जो टैलेंट, जो कैलिबर मुझे यूनिवर्स दे सकता है, यानी जो ब्रह्मांड दे सकता है, तो मैं तो उनसे मांगूंगा ना जिनके पास सब कुछ है। वो मेरी हर व्यवस्था कर देता है। मेरी नहीं, वो हर किसी की करता है। आपकी भी वही कर रहा है, आपको भी वही दे रहा है। तो साथियों, जैसा कि मैं शायद कल की लाइव में भी बता रहा था कि फोर्थ क्लास में, जब मैं फोर्थ क्लास में था, चौथी कक्षा में जब मैं था, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी से मैं प्रभावित हो गया कि वो गरीब थे, इतने गरीब थे कि वो नदी पार करते थे, दूसरे बच्चे किश्ती में पार करते थे, और वो बच्चा कपड़े उतारता और खुद ही नदी पार करता। तो एक दिन उसके कपड़े भीग जाते हैं, और जब अध्यापक ने उनसे पूछा कि आपके कपड़े कैसे भीग गए, उन्होंने बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं नदी पार कर रहा था, अचानक से जल स्तर बढ़ गया और मेरे कपड़े भीग गए। तो उनके अध्यापक ने कहा कि आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे, और वही बच्चा आगे चलकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने ईमानदार व्यक्ति को कौन प्रधानमंत्री रहने देगा। 1964 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1966 में बेचारे को साइड लाइन कर दिया, यानी कि अननॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उनका सफाया कर देते हैं। असामान्य परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। जैसे कि दहेज के मामलों में बोलते हैं ना कि असामान्य परिस्थितियों में अगर मौत होती है तो दहेज हत्या का मुकदमा लगेगा। असामान्य परिस्थितियों में उनकी ताशकंद समझौते के दौरान मृत्यु हो जाती है 1966 में, डियर फ्रेंड्स। और हैरानी की बात यह है कि उस मौत की कोई जांच नहीं होती कि कैसे मर गए, बिकॉज भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनानी थी। और 1966 में 49 साल की इंदिरा गांधी भारत की बागडोर संभालती है, एक नारा देकर कि जो ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, प्रधानमंत्री बनते ही जितने भी गौ हत्या के लिए ये जो वो बनाए हुए, जहां पे गौएं काटी जाती हैं, गौ माता को काटा जाता है, गौ हत्थे, उन्हें मैं बंद कर दूंगी। बट उसने किया क्या कि वो डबल कर दिए। फिर हिंदुस्तान में एक आंदोलन होता है, डियर फ्रेंड्स, और भारत के जितने भी सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को मानने वाले साधु संत थे, उन्होंने प्रगति मैदान में जाकर आंदोलन किया, और धीरे धीरे वो पार्लियामेंट तक जा पहुंचे कि कहने लगे कि गो हत्या बंद करें। इंदिरा गांधी नई नई बागडोर संभाली थी। 7 नवंबर 1966 को, डियर फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी ने आर्मी को आदेश देती है कि इनके ऊपर गोलियां चला दो, और धड़ाधड़ गोलियां चला, क्योंकि आर्मी तो माननी पड़ेगी, पर प्राइम मिनिस्टर है। तो उन फौजी भाइयों के हाथ से हजारों साधु मरवा दिए। पूरी मीडिया इंदिरा गांधी के कंट्रोल में थी। खबरें छपती हैं कि 5-4 साधु मर गए आंदोलन में भगदड़ के दौरान। लेकिन उसी दौरान 7 नवंबर 1966 की घटना है, गूगल पे पढ़ लेना अगर मेरी बात पे यकीन न हो तो। उसी दौरान वो साधु, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, जो उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो श्राप देते हैं
कि हिमालय पर्वत से एक साधु आएगा जो आधुनिक वेशभूषा में होगा और वो व्यक्ति कांग्रेस को खत्म करेगा। और डियर फ्रेंड्स, आज वो व्यक्ति आपके सामने है, नरेंद्र मोदी जी, जिसने कांग्रेस को कहां लाके खड़ा कर दिया, यानी कि खत्म। क्योंकि वो श्राप, इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, दोनों कैसे गए, इंदिरा गांधी खुद कैसे गई, क्योंकि जैसा इंसान कर्म करता है उसे वैसे ही जाना होता है, वो चाहे एक मजदूर हो या फिर इस देश का राजा हो। इंदिरा गांधी देश की राजा थी, वो कैसे गई, उसके बेटे कैसे गए, कर्मों के अकॉर्डिंग। तो साथियों, कर्म पीछा नहीं छोड़ते, कर्म का भुगतान करना ही करना होगा। इन लोगों ने मेरे पेट के ऊपर लात मारी है, इन लोगों ने मेरे रोजगार को ठप किया है, इन लोगों ने मेरे को बदनाम किया है। इन लोगों ने क्या कहा है, हरियाणा की कल्चर का नाश कर दिया। इन लोगों को यह दिखाई नहीं दिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा 1 करोड़ गरीब बच्चों को पढ़ा चुका है। मास्टर सुखविंदर खोखा इतने टेस्ट क्वालिफाई करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को मिटाने के लिए काम कर रहा है। इन्हें दिखाई नहीं दिया, इन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा उस कॉलेज में, जो हरियाणा का पहला कॉलेज है, शहीद उधम सिंह नर्सिंग कॉलेज बरोटा फतेहबाद, जिसमें 60 साल से कम उम्र का कोई भी जेंट्स एंट्री नहीं कर सकता। बेशक उस व्यक्ति की वहां पे लड़कियां पढ़ती हो, लेकिन मास्टर सुखविंदर खोखा की एंट्री उस समय वहां होती थी जब मात्र मास्टर सुखविंदर खोखा 23 साल का था। इन लोगों को दिखाई नहीं देता, इन लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि मास्टर सुखविंदर खोखा के पास 7 डिग्री है। इन लोगों को यह दिखाई नहीं दिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया हिंदी स्पीकिंग एरिया का लगातार 4 बार टॉपर है, दिखाई नहीं दिया। इन लोगों ने सिर्फ एक दलित, एक बिल्कुल डाउन ट्रोडन लड़की मेरे घर पे आ गई तो इन लोगों ने मेरे घर का घेराव करवा दिया। शर्म नहीं आई इन लोगों को। मेरे घर पे इतने सरदारों की लड़कियां आई है, पंजाब से, हिमाचल से लड़कियां मेरे घर पे आई हैं, हरियाणा के जाने माने परिवारों से मेरे घर पे लड़की आई है। तब कहां मर गए थे ये लोग। एक इतनी गरीब लड़की का इन लोगों ने जो चरित्र हनन किया है, साथियों, मैं इन लोगों को किसी भी हालात में माफ नहीं करने वाला। मेरा कोई साथ दे या मेरा कोई साथ न दे, क्योंकि ऊपर वाला मेरा साथ जरूर देगा। मैं उस भय को अपने दिल से निकाल चुका हूं कि मैं किसी से डरूंगा, किसी के डर से मैं चुप बैठ जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज भारत के हर डिपार्टमेंट में हैं, हर डिपार्टमेंट में। हां, ये एक अलग बात है कि इन लोगों ने FIR जो थी उस FIR को क्रैश करवा दिया DSP कप्तान सिंह। कान खोल के सुन लेना, मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाला था ना, आपको भी घसीट कर छोड़ूंगा। बिकॉज यू हैव नो राइट टू ब्लैक लिस्ट एनी पर्सन। आपका फर्ज, आपकी ड्यूटी आपने नहीं निभाई, मैं कोर्ट में आपको घसीट के छोड़ूंगा। आप क्या समझते हैं? हमारे यहां नंबरदार था जंगीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का मतलब लड़के का, भूपेंद्र हुड्डा का फ्रेंड है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बलरो की खाप पंचायत का मैं महासचिव हूं, फिर महासचिव मेरे को गांव से निकालेगा। जब से ये गांव बसा है मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है, मेरे गांव का टोटल रिकॉर्ड है। गांव से निकालेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन को मैं कई बार पढ़ चुका हूं।
दो यूनिवर्सिटी से मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए की है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो मैंने इंग्लिश मीडियम में एमए की है। इंग्लिश मीडियम मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे पता है कि पार्लियामेंट में इंग्लिश बोली जाती है और बहुत सारे जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाते हैं। इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस का मीडियम इंग्लिश चुना था। ये लोग समझते क्या है। और जंगीर हुड्डा ये मंदिर पढ़ा। मैं पूछूंगा कि आपकी ग्रेजुएशन किस व्यक्ति ने करवाई थी? दम है तो पंचायत कर लेना कि आपकी ग्रेजुएशन खोखा गांव में करवाने वाला व्यक्ति कौन है। आप उसी व्यक्ति को बदनाम करने चले थे ना। आप अपनी बैकग्राउंड भूल चुके हैं। आपके पास जमीन जायदाद होगी, पैसा होगा, ये तो नहीं है ना। ये कहां से लेके आओगे? ये पैसे में नहीं मिलता। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। पैसे में दिमाग नहीं आता कि आपके पास पैसा है मैं दिमाग खरीद लूंगा। पैसे में आप कुछ अधिकारियों को खरीद सकते हैं, लेकिन अब वो जमाना भी जा चुका है। लग चुके हैं वो जमाने कि आप किसी अधिकारी को खरीद लेंगे। डियर फ्रेंड्स, जब मेरा छोटा भाई ग्वालियर जेल में था, पूरे गांव को पता था कि ये निर्दोष है। एक बंदे ने भी जोर देकर ये नहीं कहा कि हमारे गांव की क्यों बदनामी कर रहे हो, लड़की वालों को धमकाया नहीं। जब जो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट है जिसे चालान बोलते हैं, उसमें लड़की के शरीर के ऊपर कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती कोई निशान नहीं है। वो लोग अखबारों में हमारे पूरे गांव को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के एक आदमी में भी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि क्यों ऐसी खबरें छाप रहे हो, हमारा पूरा गांव बदनाम हो रहा है। मास्टर सुखविंदर गोकाई ओनली एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने वो लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीती। पूरा गांव कह रहा था कि सजा होगी, सजा होगी, उम्र कैद होगी। ये तो दहेज हत्या का मुकदमा है। बाइज्जत बरी लेकर आया मेरे भाई को और दोबारा ग्वालियर में उसी ऑफिस में पुणे ज्वाइनिंग करवाई। और फिर उन लोगों ने उस दौरान मुझ पर भी मुकदमा करवाया था, जो कि मैं 3 महीने पहले बाइज्जत बरी हूं। और ये लोग क्या कह रहे थे? ये फैसला नहीं होने देता, इसके ऊपर भी मुकदमा है, सजा होगी। ऐसे हो जाएगी सजा। आप लोग भी सजा करवाओ। आप भी गए थे FIR करवाने। आपने भूपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला तक मतलब अपना जितना जोर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, वो सारा लगा के देख लिया। कुछ नहीं होता ऐसे। जो सच्चा होगा ना, सच्चाई का कुछ नहीं उखड़ता। तो साथियों, अब मैं पुनः इस बात पर आता हूं कि जो लिव इन रिलेशन है, इसको खत्म करने के लिए हमने आवाज उठानी है। और दूसरी बात, जो शादी है, शादी डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं कि कास्ट न देखें, फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे अगर जाति नहीं देखोगे तो। क्योंकि अब धंधे बदल चुके हैं। जो आप धंधा करते हैं, आपने ऐसी लड़की देखनी चाहिए कि ये लड़की मेरे धंधे में काम कर सकती है, मेरा साथ दे सकती है, मेरे धंधे को प्रमोट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मान लिया कोई लड़की है, उस लड़की का पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार नहीं, अक्सर ऐसा हो रहा है कि हर माँ बाप ये चाहता कि पढ़ ले, पढ़े बगैर अच्छा पति नहीं मिलेगा, अच्छा घर नहीं मिलेगा। उस लड़की का मन नहीं है पढ़ाई में, लड़की के ऊपर प्रेशर है, पढ़ ले। माँ बाप को यह देखना चाहिए कि इस लड़की के अंदर और कैलिबर क्या है, पढ़ाई में तो नहीं चलती। हो सकता है, इट में भी, कि उस लड़की का खाना बनाने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, वो बहुत बेहतरीन खाना बनाती हो और उसकी रुचि हो, तो उसे उसी काम में लगा रहने दो। और उसके लिए जब आप वर ढूंढो
तो ऐसा ढूंढो जिसकी होटल करने में रुचि हो, चाहे वो होटल पर नौकर ही क्यों न हो, उसके साथ उसका रिश्ता करें। जितना पैसा आप शादी में लगाते हैं वो मत लगाएं। 5, 7, 8, 10 लाख रुपए आजकल नॉर्मल खर्चा है। इतने रुपए में उनका होटल करवा दें, उनको रोजगार भी मिल जाएगा और एक दूसरे की चॉइस का पार्टनर भी मिल जाएगा। दोनों इकट्ठे भी रहेंगे, लाइफ भी अच्छी चलेगी। इस प्रकार की सोच हमने पैदा करनी होगी। अगर हम पिछले जो ट्रेडिशनल जो हमारे रीति रिवाज है, अगर उन पे उलझे रहे, उन पे फंसे रहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते डियर फ्रेंड्स। वो धंधे, वो काम धंधे, वो सब कुछ जा चुके हैं। आज अगर मैं कास्टिज्म की बात करूं, किस चीज की कास्टिज्म भाई? हरियाणा में सबसे बड़ी कास्ट मानी जाती थी हरियाणा जाटलैंड है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं बेचारों का रिश्ता नहीं हो रहा। जाटलैंड है, जाटलैंड है, वो क्या जाटलैंड का टक्कर मारे? क्या करेंगे वो? उनका घर तक बस नहीं रहा, जमीन जायदाद उनके हिस्से में नहीं आ रही। किसी के 2 कनाल है, किसी के आधा किला, किसी का 1 किला, उसका रिश्ता हो नहीं रहा। भला जाटलैंड है, काहे का जाटलैंड? उसका जाटलैंड के काम आऊगा? क्यों उसके दिमाग में ये चीज घुसन लग रही जाटलैंड है? भाई किसी तरह भी तेरा घर बसता वो बसा ले। और बहुत सारे समझदार हैं भाई, वो बसाने भी लग रहे हैं। अब बाहर से रिश्ते होने लग रहे हैं, अदर स्टेट से। क्या बुराई है? यहां होने नहीं लग रहा, फिर भी उस अकड़ में चल रहे हैं जाटलैंड है ये तो बोला। भाई कोई कुछ नहीं, अब सिस्टम बदल चुका है, वो चीजें आप भूल जाओ और एक नए सिरे से नई सोच को पैदा करें। अब पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि वो एक सीएम साहब ने गाड़ी बका थी एक औरत, बोले इन कमीना पर खेता में काम करवाओ, इन्हें पढ़ने ना दो। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, वीडियो चलो जैसी भी चली। अपना काम बोलना चलना, कितना चलना है वो अपना काम नहीं है। भाई किस पर काम करवाओगी? तो खुद तेरे बड़का रिश्ते न लाले पड़ रहे, काम कराओगी खेता में। डियर फ्रेंड्स, पहले खेती के तरीके भी अलग थे। क्यों? क्योंकि साधन नहीं थे, आज साधन है। अब खेती में कितना जोर पड़े, सारा काम मशीना तो। पहले 1.5 महीना गेहूं की कटाई चलती थी, आज 1 सप्ताह में सारा काम में फारिग, और आदमिया ने ना जोर पड़ता। ऐसी मशीन आ रही है कि गेहूं साथ में कट जाती है और साथ में ट्राली में डल जाती है और ट्राली सीधे मंडी में पहुंच जाती है। बोलो क्या जरूरत है काम करने की? कुछ समय में ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि घर बैठे ही अपने फोन से ही ट्रैक्टर ने मंडी में छोड़ आया करेंगे, ड्राइवर की भी जरूरत को नहीं पड़ा। यह भी टाइम आ जाएगा। तो आप पिछले उन चीजों पे मत चलो, जो पीछे गया वो गया। आज की हालात को समझे और आगे कैसा समय आएगा उन चीजों को समझे। डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और मैं इतना जरूर कहूंगा जाते जाते कि अगर शादी करनी है तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग शादी करें, न कि कास्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि कास्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी कुछ नहीं होना, नथिंग विल हैपन। क्या होगा? आज 50% लड़कियां भाग रही हैं घर से, लव मैरिज कर रही हैं। 5-7 साल में 100% भागने लग जाएंगी। तो पहले ही बदल जाओ ना, बदलना तो पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही अपना सुधार कर लो। आप ये थोड़ा है कि आप पढ़े रहो, वे खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायत फैसला सुना देगी, खाप पंचायत नु कह देगी इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ना
चौराहे में खड़े करके गोली मार दो, एक वो पावर गई भाई, वो जमाने लद गए। अब ये नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। कौन गोली मार देगा? गांव की गांव में शादी करने लगे बच्चे। तो इससे तो अच्छा यही है कि अपने बच्चों से इंटरेक्ट रहें, जुड़े रहें, बातचीत करें, उनसे फ्रैंक रहें, पूछते रहें भाई कोई बात है तो हमें बताओ, ताकि आगे कोई आपने समस्या न आए, भाई हम उसमें आपका सहयोग करें। और जितने भी माँ बाप नुको नहीं तो न जो नू कर दिया तो जान तो मार देंगे, तन काट देंगे, उन घरा में ये पंगे ज्यादा हुए, नोट कर लेना साथियों। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, जो घरा में लड़कियां ने नुको तन्ने से यो कदम उठा दिया तो जान तो मार देंगे, ओड़े ये कदम उठाए भाई, नू ना कहो। जो घर में, क्योंकि आदमी तो लड़की के टच में बहुत कम रहो, बाप भी बहुत कम रहो, भाई भी बहुत कम रहो है, तो माँ है या कोई और है, चाची है, दादी है, उनसे उन थोड़ा फ्रैंक रखो। भी कोई बात हो तो हमें बता दीजिए, आप जैसा चाहोगे वैसा ही कर देंगे, लेकिन एक आप हज के जाओगे, एक हमें हमारा हाथ तक विदा कर दो तो और अच्छा रहेगा। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।